अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज नंबर थ्योरी जो है उसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये नंबर थ्योरी के एमसीक्यूज़ के लिहाज से पहली वीडियो है मेरी, और इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि एमसीक्यूज़ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स हमें पता हों। आप नंबर थ्योरी में मेरे पास जो कलेक्शन है वो तकरीबन 50 कंपोनेंट्स हैं, जिनके बारे में मैंने वो मुख्तलिफ बुक से डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे ये समझ आई है कि वो 50 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनका अगर स्टूडेंट को पता हो तो वो नंबर थ्योरी जो है वो मास्टर लेवल तक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वो कौन कौन से, और ये हायर जो स्टडी के लिए भी नंबर थ्योरी या क्रिप्टोग्राफी जब पढ़ाई जाती है तो उसकी ये बेस प्रोवाइड करते हैं, और ये जानना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं, मैं आपको एक टाइप की एक चीज़ जब बताऊंगा तो उसके ऊपर अगर आप एमसीक्यूज़ तैयार करें तो शायद एक के ऊपर 100 एमसीक्यूज़ हो। तो मसलन ये जो 50 पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ, जिनमें से एक एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तकरीबन 5-5 पॉइंट्स को लाजमी कवर करूँ। तो स्टूडेंट उसके लिए जो है ना, आप लोगों के पास जो यानी कि 5 पॉइंट्स को जब आप कवर करेंगे तो हर वीडियो के अंदर 5 पॉइंट्स होंगे जिनको आपने समझना है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद मैं आपको उस तरह ना बता सकूं जिस तरीके से बताने का हक है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग जब देखेंगे हमारे पास जो नंबर थ्योरी है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे लिख के बताई जा सकती हैं, लेकिन आपने अगर कोर्स पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन ये कि आप नंबर थ्योरी के लिहाज से आप लोग इसमें प्रिपेयर हैं, आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप इसकी तैयारी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करें। और ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको इसके अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आप किसी भी किस्म का एमसीक्यूज करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी। आपसे पूछा जाए, अच्छा आपने जहन में रखना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आप सोचेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है या हमने पढ़ी ही नहीं है, तो याद रखें कि ये आपके सिलेबस में हैं या नहीं हैं, ये ज़रूरी हैं और आपको पूछी जाएंगी। आप चाहे आपके कोर्स में पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, ये आपके कोर्स का हिस्सा होती हैं। यानी कि ये छोटे से छोटे लेवल पे भी नंबर थ्योरी चूँकि 10th क्लास से शुरू होती है, इंडिया में इसको ज़्यादातर 10th से ही शुरू कर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी इसे 10th क्लास से कुछ हिस्सा इसका पढ़ाया जाता है। नंबर्स के बारे में जहाँ से आप शुरू कर देते हैं 9th से, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये वो इस तरह के जो नंबर्स हैं तो आप उनके बारे में पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम नंबर थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अब हम आते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने बाकायदा से लिखने और तैयार करने हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी। वो ये होता है कि एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन के यहाँ से मुराद ये है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आपको मीन निकालने का पता है। यानी अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, तो ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है, यहाँ पे बात करने लगे हैं बेस बी रिप्रेजेंटेशन। अब याद रखें एक है बेस बी रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसको कह दूं बेस सी रिप्रेजेंटेशन तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू ए के बी पावर के प्लस ए के माइनस वन बी पावर के माइनस वन प्लस आगे जाके A1 B प्लस A0। ये जो लाइन आप लिखने देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे B बेस है, तो ये से बी रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। लेकिन इसी के इवज अगर स्टूडेंट आपसे कहा जाए बेस बी की जगह आपको वर्ड यूज किया जाए रिडॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि आप बी की जगह 10 रख दें। अगर बी की जगह सारी जगह पे 10 आ जाए तो उसको रिडॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि हर एक नंबर्स को आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे किसी लिहाज से लिखा जा सकता है। इसमें आपको ये पता हो कि यहाँ पे n जो है वो किसी इंटीजर को शो करता है, b भी जो है वो इंटीजर है, लेकिन b और b के साथ जो कोफिशिएंट है a के, हमेशा b एक a के कोफिशिएंट से बड़ा होता है। यानी a छोटा होता है, b बड़ा होता है, और k जो है ना ऊपर लिखा हुआ, ये कोई इंटीजर्स हैं जो 0 1 2 3 4 अप टू k मीन कुछ भी हो सकता है, 10 12 20 कुछ भी हो सकता है। 10 12 20 मीन जंप नहीं होते, इसमें 1 2 3 4 सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आप इसे कहते हैं हम बेटर थ्योरम्स। क्या होता है बेटर थ्योरम? ये होता है कि आपके पास अगर कोई दो पॉजिटिव इरेशनल रियल नंबर दिए हुए हों, फिर मैं समझा रहा हूं, ये कोई आपसे पूछता है व्हाट इज बेटा थ्योरम, याद रखना कि ये चीजें हम आगे जाके एक एक पॉइंट जो है, यानी मैं आपको 50 पॉइंट्स में बताऊंगा, ये आपको अगर समझ हुए तो आप नंबर थ्योरी के एमसीक्यूज आराम से कर लेंगे।
और आगे जाके आपको लगेगा कि आप वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो न्यूली होती हैं, स्टूडेंट को लगता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है या हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बेसिक हैं नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास है बीटा थ्योरम जो है, इसमें आप ये कहते हैं कि अगर दो कोई हमें पॉजिटिव इररेशनल रियल नंबर दिए हों, अब अल्फा और बीटा दोनों इररेशनल हैं और रियल नंबर हैं, तो देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो दो सेट आप देख रहे हैं, पहले सेट में लिखा हुआ अल्फा, इस अल्फा को हम लोग ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, जो बाहर पड़ी हुई है, या फिर हम इसको एक और कहते होते हैं, नाम देते हैं, जो कि आगे जाके हम ब्रैकेट फंक्शन और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए वो हमारे सिलेबस में या हम हमारी डिस्कशन में इंक्लूड होगा। इसलिए फिलहाल आप इतना समझें कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। अगर ऐसा होगा तो फिर अल्फा के जो ब्रैकेट फंक्शन होंगे और जो बीटा के ब्रैकेट फंक्शन होंगे, उन दोनों सेट आप उसमें पार्टीशन बना रहे होंगे। अब स्टूडेंट आपको पार्टीशन की समझ हो, नंबर थ्योरी के जब हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी जरूर होगी, आपको फर्स्ट टाइम सुनने में दुश्वारी होगी कि यार ये नंबर थ्योरी के अंदर किस किस्म की वर्डिंग है। लेकिन ये कि ये इसलिए थोड़े से टफ आपको लगेंगे क्योंकि आपको इनिशियली एक दफ़ा इन्हें थोड़ा सा आप लिख लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स अगर पता हुए तो मैं गारंटी करता हूँ आपको कि आपने नंबर थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी, आपको बुक कहीं से भी दी जाए आप बुक पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। आप लोग MCQs करने के, आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये बताया कि बीटा थ्योरम हमें ये बताता है कि आप लोगों के पास अगर अल्फा और बीटा कोई दो इररेशनल रियल नंबर हों, इररेशनल रियल नंबर मीन के कुछ भी नंबर हो जाएं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ना हों, तो उनको अगर वो सम इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर अल्फा से बनने वाले ब्रैकेट फंक्शन और बीटा से बनने वाले ब्रैकेट फंक्शन के दो अलग सेट कर दें तो वो पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन मीन अल्फा वालों का यूनियन बीटा वालों के साथ करें तो जवाब जो है वो पूरा कोई सेट देगा, और अगर उनका इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी आएगा। अब हम बात करने लगे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है बर्नौली इनइक्वलिटी की। बर्नौली इनइक्वलिटी होती क्या है, आप देख रहे हैं बर्नौली इनइक्वलिटी। बर्नौली इनइक्वलिटी आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड a ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या मतलब है x ग्रेटर देन -1 और a ग्रेटर देन 1? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आपके पास x जो है वो -1 से बड़ा हो और a ग्रेटर देन 1 हो अगर, तो आप लिख सकते हैं 1 + x की होल पावर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + ax। याद रखिए ये आपको रियल एनालिसिस के कोर्स के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है बर्नौली इनइक्वलिटी, और भी डिफरेंट इनइक्वलिटी के केस में इसको रखा जाता है। ये बेसिक पार्ट्स में आता है नंबर थ्योरी के, आपको इसका पता हो कि इसमें कि यानी लिखा हुआ होगा अगर 1 + x की पावर a ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 + ax। हमेशा ये ऐसे नहीं होता, इसके ऊपर कंडीशन होती है जब x जो है वो -1 से ग्रेटर हो और जो a हो वो 1 से बड़ा हो, तो ऐसा हमेशा होता है। और ये जो इनइक्वलिटी होती है ये इक्वल भी होती है, क्योंकि इक्वल ये तब होती है व्हेन x = 0। ये MCQs आपको पता नहीं कितने तरीकों से घुमा के दे सकता है वो, और आपको इसका पता हो कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास है बेज आउट। बेज आउट आइडेंटिटी क्या होती है? बेज आउट आइडेंटिटी मैं आपको बताऊं, नंबर थ्योरी की जान समझ लें इसे। ये जो है आपके पास बेज आउट आइडेंटिटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं अगर कोई दो इंटीजर हों और वो दोनों पॉजिटिव हों, एक m हो एक n हो, अगर कोई दो इंटीजर हों तो उन इंटीजर को हम लिख सकते हैं mx प्लस, यहाँ पे गलती से b लिखा हुआ है, b नहीं है यहाँ पे n है, प्लस ny इक्वल टू GCD ऑफ mn। इस खूबी को यानी कि mx प्लस ny इक्वल टू GCD ऑफ mn, तो स्टूडेंट इस खूबी को कहा जाता है बेज आउट आइडेंटिटी। तो आपसे पूछा जाए बेज आउट आइडेंटिटी क्या है तो आप ये बता सके दिस इज कॉल्ड द बेज आउट आइडेंटिटी। तो उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम ऐसे लिखते हैं NOK, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, यानी इसको कहा जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट इसको इसलिए कहा जाता है कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ ये कोफिशिएंट हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। वैसे ये आपने जो फार्मूला है ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको ओपन करके दिखाया गया है, आप कॉम्बिनेशन के बारे में जानते होंगे। नंबर थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको जानना और MCQs में इसको डाल दिया जाता है क्योंकि ये उसके बेसिक कंपोनेंट में आता है बाइनोमियल कोफिशिएंट।
नेक्स्ट वन है, उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है, जैसे x प्लस वाई की पावर n हो तो उसके अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट का यूज हुआ है और ये बाइनोमियल थ्योरम है। होप्स हो कि आप समझते होंगे दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। मेरे कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपसे 4 या 5 पॉइंट्स कहे थे, जिनमें से काफ़ी हद तक हमने ज़्यादा कवर कर लिए हैं। टोटल हमारे पास पॉइंट ही 50 हैं, आप इन्हें अगर नोट कर लें। उसके बाद है यहाँ पे कैनोनिकल फैक्टराइजेशन क्या होती है। याद रखें स्टूडेंट, ये चीज़ आप नंबर थ्योरी के अंदर देखते हैं, लेकिन आप इसका नाम अगर नहीं जानते कि इसको हम कैनोनिकल फैक्टराइजेशन कहा करते हैं तो, और साथ में इसकी लिमिटेशन का नहीं पता कि आपने क्या लेना होता है, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि आप बता नहीं सकेंगे कि कैनोनिकल फैक्टराइजेशन है। कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ये होती है कि जैसे हमें कोई इंटीजर दिया होता है, जैसे को मुझे इंटीजर दिया हुआ है 10। अब मैं 10 के जो है ना वो उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, 10 को मैं 2 क्रॉस 5 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझसे को कहता है 16, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 को 4 टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो यानी कि हर नंबर को कोई भी अगर इंटीजर दिया हो जो कि ग्रेटर देन अगर 1 हो, तो वो हमेशा इस तरह लिखा जा सकता है, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, इसे लिख सकते हैं उसे। और ये क्यों लिख लेते हैं, इसलिए कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, जैसे आपसे को कहता है कि आप लोग 28 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखें, तो आप 28 को कैसे लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, 2 के बाद उसके बाद फिर 14 आएगा, फिर 2 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे, तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 2 7। अब जो 2 बार 2 है उसे 2 की पावर 2 रखेंगे और 7 की पावर 1, तो यहां से पता चलेगा P1 पावर अल्फा 1। ये हमारे नंबर पे डिपेंड करता है, यानी हर नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कैनोनिकल फैक्टराइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जल्दी से जल्दी नंबर थ्योरी के की पॉइंट डिस्कस करके आपको किसी भी किस्म का ऑब्जेक्टिव हो तो उसको सॉल्व करने के काबिल बना दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।